नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बारे में एक बयान देकर टारगेट बन गए केंद्रीय मंत्री नारायण राणे। भले ही एक कुछ घंटे के लिए असहज महसूस किए हों, लेकिन इससे उनका बहुत ही लाभ होता दिख रहा है। उनके बयान को लेकर के, उनके शब्द को लेकर के, जो उन्होंने मुख्यमंत्री के बारे में कहा था, उसको लेकर के शिवसैनिक आंदोलन के मूड में आ गए। शिवसैनिक अपने मूल स्वरूप में आ गए, सड़क पर उतर आए। तो नारायण राणे को मानने वाले जो उनके साथ शिवसेना छोड़कर भाजपा में आए, अथवा यूं कह लीजिए शिवसेना छोड़ कांग्रेस में गए थे, अब कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए थे, वो सब संगठित हो गए हैं। एक तरफ वो सैनिक हैं जो शिवसेना के साथ हैं, दूसरी तरफ वो सैनिक हैं जो शिवसेना छोड़ के नारायण राणे के साथ हैं। दोनों सैनिकों के बीच में जमकर राड़ा हुआ। पिछले कई दिनों से दोनों सैनिकों के बीच में जमकर संघर्ष चल रहा है। एक महाराष्ट्र में सत्ता प्राप्त किया हुआ संगठन है, दूसरे संगठन के नेता केंद्र में सत्ता में हाल ही में सत्ता में शामिल हुए हैं, सत्ता हासिल किए हैं, केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं। अर्थात मैं नारायण राणे के बारे में कह रहा हूं। नारायण राणे केंद्र में हाल ही मंत्री बनाए गए हैं। उनके साथ भले ही समूची भाजपा खुश दिखे या न दिखे, लेकिन समूची भाजपा को लाभ हो रहा है, यह सारे भाजपाई महसूस कर रहे हैं। महाराष्ट्र के कुछ वरिष्ठ भाजपाई जिनको अपनी कुर्सी असुरक्षित महसूस हो रही होगी, भले ही वो दुखी हों, लेकिन बाकी सारे भाजपाइयों में एक संदेश चला गया है कि उनको एक ऐसा नेता राज्य में मिल गया है जो जैसा को तैसा जवाब दे सकता है, जवाब दे रहा है। भले ही वो 69 ईयर ओल्ड बुजुर्ग हों, लेकिन उनकी शैली, नारायण राणे की शैली 17 साल से 35 साल के बीच वाले नौजवानों जैसी ही है। आज भी वो ठसन वैसे नौजवान जैसे ही देते दिख रहे हैं। सड़क पर भी, सदन में भी, संसद में भी उनके रिप्लाई का तरीका वही है जो युवा तरुण देते हैं। जिस तरह से युवा तरुण रहते हैं, कई बीमारियों से जकड़े हुए होने के बावजूद खुद को पूर्ण स्वस्थ ही महसूस करवाते हैं, सामने वाले को आभास नहीं होने देते। नारायण इस संघर्ष में भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे उन मंत्रियों को उनके इलाके में भेजा है कि जाकर के वो मोदी के, प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी अपने क्षेत्र की जनता को दें और जनता से आशीर्वाद प्राप्त करें। इसका नाम जन आशीर्वाद यात्रा रखा है, प्रधानमंत्री जी ने रखा है। उस यात्रा के लिए नारायण राणे कोकण में आए थे। कोकण में उनको दौरा करना था, दौरा किए, लेकिन सबसे सफल दौरा उन्हीं का दिख रहा है। जिस तरह से सत्ता संघर्ष हुआ है, सरकार ने बिना वजह उन्हें गिरफ्तार करवाया, सरकार ने जिस तरह का आपराधिक मामला बनाकर गिरफ्तार करवाया, उससे नारायण राणे मजबूत हुए हैं। कमजोर होने का नाम ही नहीं, वो अधिक मजबूत हो गए हैं। इसी गिरफ्तारी करवा करके सरकार अर्थात उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री और शिवसेना भी मजबूत हो गई है। पहले ये माना जा रहा था, या नारायण राणे की एक छवि बनी थी, कोई उन पर हाथ नहीं डाल सकता। हाथ डालने से मतलब हाथ उठाने से नहीं है, मतलब उनके ऊपर कोई एक्शन हो ऐसा कोई नहीं सोच सकता था। तो कोकण में, महाड में, उनके क्षेत्र में उन्हें गिरफ्तार करके शिवसेना ने दिखा दिया कि वो ताकत आज भी उनके अंदर वही है जो पहले शिवसेना में थी। मुख्यमंत्री के रूप में उद्धव ठाकरे ने ही आदेश दिया होगा ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि कोई पॉलिटिकल निर्णय लेना होता, इस तरह से बड़े फैसले करने होते हैं, तो ये सब कुछ मुख्यमंत्री के जानकारी में ही होता है। केवल पुलिस अपने बल पे ऐसा फैसला नहीं ले सकती। तो एक तरफ शिव सैनिकों में जागृति आई, एकता आई, वो फिर से पत्थर डंडा उठाने की स्थिति में आए, जो इनका मूल स्वरूप था। पहले सत्ता में आने के कारण वो उससे दूर हट गए थे, वो अपने मूल स्वरूप में आए, उनको जागृति आ गई, एकजुटता हो गई, आगे दिख रही उनमें। तो दूसरी तरफ राणे के जो राणे सैनिक हैं, जो शिवसेना से राणे के साथ बाहर आए थे, उनमें भी जागृति आ गई, उनमें भी जोश भर गया। तो दो लोगों को बहुत फायदा हुआ है, जन आशीर्वाद यात्रा से
एक तरफ उद्धव ठाकरे लाभान्वित होते दिख रहे हैं तो दूसरी तरफ नारायण राणे लाभान्वित होते दिख रहे हैं। दोनों की ही ताकत बड़ी है। नारायण राणे को कमजोर दिखाने के लिए शिवसेना ने जगह जगह राड़ा किया, तो राणे के सैनिकों ने उनसे उसी शैली में मुकाबला करके दिखा दिया कि हम भी कम नहीं हैं। साथ में भाजपा का समर्थन रहा, कोंकण में भाजपाई उनके साथ आए। मुंबई में नारायण राणे ने अपनी जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करने से पहले शिवसेना सुप्रीमो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के स्मृति स्थल पर जाकर के जिस तरह से प्रणाम वंदन करके अपनी यात्रा शुरू किया, उससे उन्होंने संदेश दिया कि वो आज भी शिवसैनिक हैं। उन्होंने कई बार कहा है और उन्हें बाला साहब ठाकरे के बारे में, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के बारे में कभी भी उनका अपमान हो ऐसा एक भी शब्द यूज नहीं किया है, और अभी भी वो उनको उसी आदर से, उसी सम्मान से संबोधित करते हैं, देखते हैं। हाँ, वो मानते हैं कि बाला साहब ठाकरे ने उनसे वचन लिया था कि वो उनके परिवार का नुकसान न करें। इसके बारे में भी उनका तर्क है कि उनके परिवार के अर्थात उनके सुपुत्र उद्धव ठाकरे जी अर्थात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, मौजूदा शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे के लोग अगर उन्हें तकलीफ देंगे तो मजबूरी में भले तकलीफ दें, वैसे खुद होके वो तकलीफ नहीं देंगे। उन्होंने वचन दिया था, ये आज भी कहते हैं कि बाला साहब ठाकरे को मैंने वचन दिया है कि मैं उद्धव ठाकरे और उनके परिवार को तकलीफ नहीं दूंगा। लेकिन संजय राउत या शिवसेना के लोग उन्हें बार बार चिढ़ाते हैं, ऐसा उनको उकसाते हैं, उनकी बदनामी करते हैं, इसलिए उन्हें मजबूरी में रिएक्शन देना पड़ता है, एक्शन खुद नहीं करते। लेकिन इस पूरे जन आशीर्वाद यात्रा से दो व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि भाजपा पूरे राज्य में मजबूत हुई हो ना हुई हो, लेकिन कोंकण में भाजपा मजबूत हुई है। पूरे प्रदेश में भाजपा के कार्यकर्ताओं में एक संदेश गया है कि एक उनका ऐसा भी नेता है जो आदर्शवादी बन के नहीं, सड़क पर उतर कर भी उनकी मदद करने को तैयार है, वो नेता नारायण राणे हैं। ये संदेश गया है, ये संदेश देने में नारायण राणे सफल रहे हैं। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे अपने शिवसैनिकों को जगाने में सफल रहे। इस बहाने सारे शिवसैनिक, नासिक में जिस तरह से भाजपा कार्यालय पत्थर मारते हुए दो नगर सेवकों को फोटो विजुअल वायरल हुई है, फोटो दिख रही है, यह शिवसेना का असली स्वरूप हुआ करता था। बाला साहब ठाकरे के जमाने में शिवसैनिक इसी तरह से रिएक्ट करते थे और ऐसी ही उम्मीद की जानी भी चाहिए। शिवसेना का मूल स्वभाव ही ऐसा है, रिएक्ट करने वाला। तो दोनों दल, भाजपा आम भाजपाई लाभान्वित हुए हो न हुए हो, लेकिन राणे सैनिक, राणे समर्थक जरूर एकजुट हो गए हैं। इसका लाभ तो पार्टी को मिलेगा। एक चीज और, हाँ, एक बात दिख रही है कि नारायण राणे से जलने वाले भी लोगों की कमी नहीं है। यह सच है कि नारायण राणे को केंद्रीय मंत्री बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटिल मतलब महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, और देवेंद्र फडणवीस मतलब विधानसभा में विपक्ष के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, इन दोनों की अहम भूमिका रही है। लेकिन एक ऐसा माहौल बनता दिख रहा है कि लोग अब देवेंद्र फडणवीस को और अजीत दादा पाटिल को, चंद्रकांत पाटिल को संदेशक की निगाह से देखने लगे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान इतना सब राड़ा हुआ, इतना सब संघर्ष चला, एक भी दिन दोनों नेताओं में से कोई भी नारायण राणे के साथ उनके जाकर बाजू में खड़े होने का काम नहीं किया। कोंकण में जाकर के उनका मनोबल बढ़ाए, ऐसा काम नहीं किया। कहीं से कोई विजुअल, कहीं कोई फोटो नहीं दिख रही है। हाँ, मुंबई प्रदेश अध्यक्ष आशीष शेलार गए, वो खड़े रहे बाजू में। विधान परिषद विपक्ष नेता प्रवीण दरेकर लगातार साथ रहे, प्रसाद लाड ये साथ रहे। लेकिन अगर मुख्यमंत्री रह चुके देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश अध्यक्ष के पद पर आसीन चंद्रकांत पाटिल गए होते तो निश्चित है कि एक अलग संदेश जाता। तो कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि ये दोनों बहुत प्रसन्न नहीं हैं, ये दोनों चाह रहे हैं कि इनकी यात्रा सफल न हो। लेकिन केंद्र में नारायण राणे की बहुत कम समय में जो पकड़ बन गई है, उससे तो यही दिख रहा है कि नारायण राणे कोंकण में भी सफल हो गए, अपनी छवि बनाने में सफल हुए, पूरे राज्य में सफल हो गए, अपनी छवि बनाने में वो केंद्र में भी सफल हो गए। केंद्र से जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री
का फोन आता है, जिस तरह से अखिल भारतीय भाजपा अध्यक्ष नड्डा जी का फोन आता है, अमित शाह गृहमंत्री अमित शाह का फोन आता है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का फोन आता है, चर्चा तो यहां तक है कि प्रधानमंत्री ने भी हालचाल लिया है। इस तरह से शुरू के टॉप चारों लोगों के अगर जो फोन आए हैं, इसका मतलब हुआ है कि नारायण राणे पहले से कई गुना अधिक मजबूत हो गए हैं दिल्ली में, दिल्ली से तात्पर्य पीएमओ में। तो जो लोग यहां बैठ करके ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि नारायण राणे के बारे में ऐसी रिपोर्ट भेज देंगे पार्टी की तरफ से कि उनकी यात्रा सफल नहीं हुई है, वो मुंह की खाएंगे, ऐसा स्पष्ट लोग कह रहे हैं। भाजपा के लोग भी कह रहे हैं कि कुछ लोग इनकी यात्रा को इस रूप में सफल होते देखना नहीं चाह रहे थे। सच क्या है वो देवेंद्र फडणवीस जाने, चंद्रकांत पाटिल जाने, लेकिन चर्चाएं शुरू हो गई है। एक बात और, देवेंद्र फडणवीस की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से जो मुलाकात हुई है, बंद कमरे की मुलाकात, महाराष्ट्र में आजकल बंद कमरे की बात खूब चलती है, तो बंद कमरे की मुलाकात को लेकर के भी तरह तरह कयास लगाए जा रहे हैं। बंद कमरे की मुलाकात वो उस समय की है जब बीजेपी की शिवसेना साथ में चुनाव लड़के आई थी और सरकार बनाने की बात चल रही थी। उस समय उद्धव ठाकरे ने कहा था कि बंद कमरे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, उस समय के भाजपा अध्यक्ष थे, उनको आश्वासन दिया था कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री शिवसेना, 2.5 साल का मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। ये बंद कमरा वो शब्द है। अभी बंद कमरे में सह्याद्री विश्राम गृह में उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री के रूप में सर्वदलीय बैठक बुलाई थी ओबीसी को लेकर के, ओबीसी आरक्षण को लेकर के। उस बैठक के बाद अब ये स्पष्ट अभी तक नहीं हुआ है कि उद्धव ठाकरे ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस आओ बैठक करनी है, या देवेंद्र फडणवीस ने आग्रह किया उद्धव ठाकरे चलो बैठक करनी है, लेकिन दोनों बंद कमरे में मीटिंग किए हैं। बंद कमरे में क्या चर्चा हुई है नहीं मालूम, लेकिन मार्केट में, प्रदेश में, देश भर में ये संदेश भेज दिया गया, उनके दुश्मन या मित्र जो भी कह लीजिए, एक कयास लगवाने लगे, ऐसा माहौल तैयार कर दिए कि दोनों के बीच में समझौता हो गया। क्या समझौता हो गया नहीं मालूम। ये सही है कि नारायण राणे बड़ी बुरी तरह से आक्रामक होकर के ठाकरे परिवार पर हमला कर रहे थे। तो कहा यह जा रहा है कि उस उद्धव ठाकरे जी ने देवेंद्र फडणवीस से कहा कि हम भाजपा के दुश्मन नहीं हैं, हम किसी के दुश्मन नहीं हैं, हम पर जो हमला करेगा, आक्रमण करेगा, हम उसके दुश्मन हैं। दुश्मन से तात्पर्य राजनीतिक दुश्मनी से है, निजी दुश्मनी का मुद्दा नहीं है। तो बताते हैं कि संदेश दिलवाने की कोशिश की गई है कि केंद्र में बताइए कि हम जो कदम उठाए हैं, गिरफ्तारी की गई है, ये नारायण राणे के खिलाफ कार्रवाई है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसी मंत्री के खिलाफ कार्रवाई के रूप में न देखा जाए। राणे निजी तौर पर हमला कर रहे हैं ठाकरे परिवार पर। तो ये बंद कमरे की हुई बैठक का लबुलुआब ऐसा निकाला जा रहा है। जनता के बीच में ये संदेश गया है। बीजेपी के लोग भी इस पर शक की निगाह से देख रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि जब सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या हत्या आज का प्रकरण तीव्रता से चल रहा था, सीबीआई आ चुकी थी, सारी इंक्वायरी चल रही थी, माहौल एकदम विपरीत था, उस समय संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस बंद कमरे में मुलाकात कर लिए थे किसी होटल में बांद्रा में। तो वो बंद कमरे की मुलाकात बाद सुशांत सिंह राजपूत का मामला आया गया, खत्म हो गया। नारायण राणे कोकन में रोज कह रहे थे कि विस्फोट करेंगे, अगर वो छेड़ा जाएगा, तो उनका विस्फोट भी कुछ खास नहीं हुआ। एक चीज खाली वो कह पाए थे, उसके पहले बंद कमरे से मीटिंग होने के पहले जो कहे थे कि एसिड से हमला करने के लिए किसने किसको कहा, ये एक उन्होंने कहा था। दिशा सालियन के साथ बलात्कार और हत्या, आत्महत्या को नकारा था, सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या को हत्या बताया था। ये कुछ मुद्दे वो जरूर उजागर किए थे और कह रहे थे कि और बहुत सारे मुद्दे वो लेके बाहर आएंगे अगर उनके खिलाफ कोई आरोप लगाएगा तो इस तरह से बंद कमरे की बैठक के बाद वो उन्होंने अपना पिटारा नहीं खोला, तो कहीं कोई समझौता हो गया क्या, इस तरह के भाजपाइयों के बीच में भी चर्चा हो रही है। जनता, राज्य की जनता में एक संदेश जरूर गया है कि बंद कमरे में बैठक में कुछ तो ऐसा हुआ है जो किसके फायदे में है पता नहीं। देवेंद्र फडणवीस के फायदे में उसका परिणाम जाएगा या उद्धव ठाकरे जी के फायदे में जाएगा, ये समय बताएगा। खैर, इस समय जन आशीर्वाद यात्रा समाप्त हो गई है। एक तो निश्चित है कि नारायण राणे फायदे में हैं, केंद्र में उनका वजन बढ़ गया है। दूसरा, उद्धव ठाकरे जी भी फायदे में हैं क्योंकि उनके शिवसैनिक फिर से मूल रूप में आ गए हैं। अंतिम परिणाम क्या होगा समय बताएगा, लेकिन दोनों फायदे में है दिख रहा है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो, हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हमारे नेशनल चैनल
नेशनल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जन जन तक पहुँचाएं। धन्यवाद।